हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनजातियाँ जो कि यूनिट 10 है हमारे एमपीपीएससी में, और आप सभी को मालूम है हम इसमें पहले 3 से 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। और पहले जनजातियाँ हम इसमें कर चुके हैं, जैसे गोंड, भील, बैगा, भारिया, सहरिया, ये सब कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट 10 परीक्षा धाम के नाम से। आप उन वीडियो को पहले देखिए, तब आपको यहाँ क्लियर होगा। ठीक है, और आगे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपसे नोटिफिकेशन कहीं दूर ना रह जाए। चलिए, और आप सभी को मालूम है नोटिफिकेशन हमारा इस मंथ के एंड में आने ही वाला है, कभी भी आ सकता है। और जैसा कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये कब वो होगी, कंप्लीट कब होगी ये बुक। तो दोस्तों, अभी ये स्लो स्लो चल रहा है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो उसके 2 से 3 दिन के अंदर इस बुक को मैराथन क्लास ले लेंगे। 5 से 6 घंटे या 10 घंटे क्लास ले लेंगे। लगभग इसमें हमारे 50, 55 या 60 पेज तो कंप्लीट हो चुके हैं। ये लगभग 100 से 150 पेज की बुक है। ठीक है, कितने पेज की है? 150 पेज की बुक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 8-10 घंटे की पूरी वीडियो डाल देंगे एक साथ, तो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और पीडीएफ भी एक साथ मिल जाएगी। और अभी की जो पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। और आगे जो भी करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे इसमें, जैसे तथ्यवान और एग्ज़ाम पीडीएफ वगैरह, तो उसके भी पीडीएफ उसी में मिलेंगे। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, और लिंक भी उसी में आ जाया करेंगी। बाकी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, अब सारी बातें हो गई, तो स्टार्ट करते हैं अन्य जनजातियों के बारे में। ये मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियां हैं, तो देख लेते हैं किन किन जनजातियों की हम इनमें बात करेंगे। और अंतिम रूप से इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं 70-75, जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुड़िया जनजाति की बात करेंगे, उसके पश्चात बात करेंगे पारसी जनजाति की, पनिका, ओराव, बिंजवार, कोरवा और हलवा। इन जनजातियों के बारे में देखेंगे दोस्तों। इन जनजातियों के बारे में कुछ ही महत्वपूर्ण तथ्य हमें देखना होता है, और जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी डिटेलिंग में हमने जो पहले जनजातियां पढ़ा है वो अति आवश्यक थी, लेकिन ये जनजातियां भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मुड़िया जनजाति से हम स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा इसको एडजस्ट करके। मुड़िया जनजाति हमारी पहली जनजाति है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा में ये जनजाति पाई जाती है। मुड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास में मुड़िया जनजाति पाई जाती है। इसका एरिया आप देख लेंगे। इसका प्रमुख नृत्य कौन सा है? गौर है। प्रमुख नृत्य मुड़िया का कौन सा है? गौर नृत्य प्रमुख है। गौर नृत्य को बैरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि बैरियर एल्विन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नृत्य किस नृत्य को कहा गया है, तो वो गौर नृत्य को कहा गया है। और गौर नृत्य किससे संबंधित है? ये मुड़िया जनजाति से संबंध रखता है गौर नृत्य। ठीक है, फिर मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक बैरियर एल्विन हैं। मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक कौन है? बैरियर एल्विन हैं। ये आप याद रखेंगे। चलिए, मुड़िया जनजाति के बारे में आपको 3 से 4 चीज़ें याद रखना है। सबसे पहले, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले सीमा में ये निवास करती है, पहला। दूसरा पॉइंट, इसका प्रमुख नृत्य गौर है, 2 हो गए। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि बैरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है गौर को, 3 फैक्ट। चौथा फैक्ट, मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक कौन है? बैरियर एल्विन है। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं पारधी जनजाति के बारे में। पारधी जनजाति रायसेन, भोपाल, बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ कहाँ करती है? रायसेन, भोपाल, बैतूल, नर्मदापुरम और सीहोर। ठीक है, ये जो विंध्याचल क्षेत्र वाला, नर्मदा के उत्तर वाला जो एरिया है, वहाँ पर पारधी जनजाति निवास करती है। और इनके जो वर्गीकरण है वो भी हम देखते हैं कि किन किन प्रकार की ये पारधी जनजातियाँ होती हैं। ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम गोसाई पारधी। गोसाई पारधी इनका ही एक वर्गीकरण या उपभेद है। ठीक है, गोसाई पारधी होते हैं, फिर टाकिया पारधी होते हैं, टाकनकार पारधी होते हैं, बहेलिया पारधी होते हैं और लंगोटी पारधी होते हैं। ठीक है,
अब इनके बारे में तथ्य देख लेते हैं कि आगे क्या क्या दिया हुआ है। जैसे गोसाई पारधी साधुओं की तरह वस्त्र धारण करते हैं, इनको गोसाई पारधी कहते हैं। गोसाई पारधी कैसे होते हैं दोस्तों? गोसाई पारधी साधुओं की तरह वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। बहेलिया को कगार भी कहा जाता है। जो बहेलिया हैं, ये बहेलिया पारधी की बात हो रही है, तो बहेलिया को क्या कहा जाता है? कागर भी कहा जाता है, कागर, ठीक है, क्या रखेंगे? कागर भी कहा जाता है, जो केवल काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं, ठीक है। केवल काले रंग के दोस्तों, काले के अलावा कोई भी सफ़ेद, येलो और ग्रीन इस टाइप के पक्षी इनको पसंद नहीं आते, सिर्फ काले हैं। और तो इनको काले पक्षी रहेंगे तो काले प्रकार के इनको बिल्कुल मतलब उसका शिकार कर ही लेंगे ये। फिर लंगोटी पारधी, लंगोटी पारधी ये चंडी देवी की आराधना करते हैं। क्या करते हैं? चंडी देवी की आराधना करते हैं। लंगोटी पारधी के बारे में बात करें, फिर यह जनजाति बादशाह अकबर के समय की शिकारी जनजाति है। जो जनजाति है वो बादशाह अकबर के समय की कौन सी जनजाति है? ये शिकारी जनजाति है, ठीक है। बादशाह अकबर के समय की शिकारी जनजाति है, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे देख लेते हैं। पारधी जनजाति वन प्राणियों के शिकार, पारधी जनजाति वन प्राणियों के शिकार अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो जनजाति है ये वन्य प्राणियों का शिकार के लिए जानी जाती थी और अन्य अपराधों के लिए भी अधिक जानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये जनजाति अब अपराध नहीं करती है, ऐसा बुक में लिखा है। चलिए पनिका जनजाति के बारे में देखते हैं। पनिका जनजाति पारधी हो चुकी है। पनिका जनजाति अनूपपुर, शहडोल, उमरिया क्षेत्र में निवास करती है। आप इसका क्षेत्र याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीधे बनता है कि मध्य प्रदेश की पनिका जनजाति निम्नलिखित में से किन जिलों में निवास करती है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए होते, जैसे पहला ऑप्शन दे देगा कि अनूपपुर, शहडोल, उमरिया। दूसरा ऑप्शन बैतूल, भिंड, छिंदवाड़ा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे देगा अलीराजपुर, बड़वानी और झाबुआ। चौथा ऑप्शन दे देगा पन्ना, छतरपुर, डिंडोरी। फिर हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसमें हमको समझ में आता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिवली आप कोई भी बुक ले सकते हैं, अभी महावीर पब्लिकेशन की या परीक्षाधाम पब्लिकेशन की, दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं, दोनों बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। फिर पनिका जनजाति यह कबीर के पंथी या अनुयायी हैं, ठीक है। कबीर पंथी कहा जाता है इनको, कबीर के पंथी या कबीर के अनुयायी कहा जाता है। इस जनजाति को कबीरहा जनजाति भी कहा जाता है, पनिका जनजाति को। इनकी अर्थव्यवस्था कपड़ा बुनाई पर निर्भर है। कबीर जनजाति क्या करती है? कपड़ा बुनाई पर निर्भर करती है। इनकी अर्थव्यवस्था या फिर इनकी इनकम जो है किस पर निर्भर करती है? कपड़ा बुनाई पर, कपड़े का ये काम करते हैं। पनिका के धर्मगुरु को मेती कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप कि पनिका के धर्मगुरु को क्या कहते हैं? मेती कहते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पनिका जनजाति अनूपपुर, शहडोल और उमरिया क्षेत्र में निवास करती है। ये कबीरपंथी जनजाति है, कपड़ा बुनाई का काम करती है और इनके धर्मगुरु को क्या कहते हैं? मेती कहते हैं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आगे देख लेते हैं। अब बात करेंगे उरांव जनजाति के बारे में। किसके बारे में? उरांव जनजाति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा जैसे कि मंडला, डिंडोरी में ये निवासरत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में निवास करती है। और एग्जैक्ट इनके ज़िलों की बात करें तो ये ज़िले हैं कौन से? मंडला और डिंडोरी, ठीक है। इन्हें कुरुख जनजाति भी कहा जाता है। जो उरांव जनजाति है इनका अन्य नाम क्या है? कुरुख जनजाति, ठीक है। कुरुख जनजाति इनका अन्य नाम भी है, ठीक है। कुरुख जनजाति उरांव जनजाति को कहा जाता है। इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है? सरहुल। सरहुल उरांव जनजाति का एक महत्वपूर्ण या प्रमुख नृत्य है। कौन सा है? सरहुल नृत्य उरांव जनजाति का। इनका पूजा स्थल क्या कहलाता है? पूजा स्थल दोस्तों बगिया, बगिया पूजा स्थल है। और युवा ग्रह इनका क्या है? धुमकोरिया है। उरांव का जो है क्या है? युवा ग्रह क्या है? धुमकोरिया है। और पूजा ग्रह क्या है? बगिया है। अभी महात्मा गांधी का मैं टेस्ट दे रहा था दोस्तों,
ऑफलाइन। तो इन पूछा गया था कि उरांव जनजाति में प्रसिद्ध बगिया क्या है। ठीक है, अब उसके ऑप्शन थे कि एक विवाह का स्थल है, या फिर मृत्यु स्थल है, इनका पूजा स्थल है, विश्राम स्थल है। ठीक है, तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को इसको गलत कर देते हैं। तो आप सीधे याद रखेंगे कि बगिया क्या है, एक इनका पूजा स्थल है। ठीक है, उरांव को सामान्यतः उरांव को सामान्यतः धांगर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? धांगर के नाम से भी उरांव को जाना जाता है। ये हुआ बिंजवार जनजाति। अब बिंजवार जनजाति के बारे में बात करते हैं। उरांव हो चुकी कंप्लीट, बिंजवार जनजाति के बारे में क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। बैगा जनजाति का विकसित वर्ग बिंजवार कहलाता है। बैगा जनजाति का विकसित वर्ग क्या कहलाता है दोस्तों? बिंजवार कहलाता है। बैगा जनजाति का विकसित वर्ग बिंजवार कहलाता है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। बिंजवार बैगा जनजाति की एक उपजाति है। ठीक है, चलिए यहाँ विकसित वर्ग पढ़ा हमने तो उसकी ही जनजाति होगी। तो ये आप याद रखेंगे कि बैगा जनजाति की उपजाति क्या है? बिंजवार है। और इनका नामकरण विंध्याचल के कारण बिंदवार या बिंजवार पड़ा है। विंध्याचल पर्वत के नाम पर ये क्या हुआ है? इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत का वर्णन दोस्तों उपनिषद में कौन सा है? ऐतरेय और कौशिकी। हाँ, ऐतरेय और कौशिकी में विंध्याचल पर्वत का वर्णन मिलता है। जब हम MP हिस्ट्री पढ़ते हैं तब यहाँ देखने को मिलता है। बिंजवार बैगा जनजाति में बड़े जमींदार के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जब बैगा जनजाति हम पढ़ते हैं तो उसमें बिंजवार की बात आती है। तो बिंजवार क्या होते हैं? ये बड़े जमींदार के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बड़े बड़े जमींदार होते हैं। ठीक है, कोरवा जनजाति देखते हैं। कोरवा जनजाति के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो कोरवा जनजाति कोल जनजाति की उपजाति है। किसकी? कोल जनजाति की एक उपजाति मानी जाती है कोरवा। यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर निवासरत है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर निवासरत है कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति में आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोरवा जनजाति में आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? मैयारी कहते हैं। कुछ स्रोतों में मैयारी का अर्थ पंचायत भी बताया गया है। ठीक है, मैयारी का अर्थ कोरवा जनजाति की पंचायत भी कहा जाता है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से इसको देख लेंगे। अब देखते हैं हलवा जनजाति। कौन सी जनजाति? हलवा जनजाति। दोस्तों ये जनजाति एक मिनट, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? हलवा जनजाति। तो हलवा जनजाति क्या करती है? ये हलवा नहीं खाती है। ठीक है, ये आप पहली बात याद रखेंगे। हलवा जनजाति बालाघाट, मंडला और डिंडोरी क्षेत्र में निवासरत है। ठीक है, कहाँ निवासरत है? हलवा जनजाति बालाघाट, मंडला और डिंडोरी क्षेत्र में निवास करती है। और मध्य प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता हलवा जनजाति का है दोस्तों। ठीक है, 84.3% यहाँ की साक्षरता दर है। किसकी? हलवा की। हलवा जनजाति समस्त जनजातियों में सर्वाधिक साक्षर जनजाति मानी जाती है हलवा। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है दोस्तों? ये कृषि कार्य तथा चिवड़ा बनाना पसंद करती हैं। कृषि कार्य, चिवड़ा जिसको पोहा भी कहा जाता है ना। और एक आता है फलहारी चिवड़ा, तो उससे इसका संबंध कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए, इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है हलवा जनजाति का, और ये चिवड़ा पोहा का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कंवार जनजाति। किसके बारे में? कंवार जनजाति। कंवार जनजाति का वर्णन। ठीक है, कंवार जनजाति सीधी, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसमें कोई खर्च नहीं लगता है, क्योंकि उससे वीडियो बनाने में मोटिवेशन ज़रूर आता है। तो जल्द ही वीडियो बनाने की इच्छा होती है, तो आप उसमें सहयोग करें। ठीक है, कंवार जो है कनवार जनजाति, इसका दूसरा नाम क्या है? कनवार जनजाति, और कंवार जनजाति भी इसी को कहा जाता है। तो ये निवास कहाँ करती है? सीधी,
शहडोल, सिंगरौली और अनूपपुर वाले क्षेत्र में। इनकी उत्पत्ति महाभारत में कौरव वर्ग से मानी जाती है। तो कंवार जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? कौरवों के वर्ग से मानी जाती है। इनकी एक उपजाति क्या है? तंवर है। इनकी एक उपजाति तंवर मानी जाती है। कौरवों की एक उपजाति क्या मानी जाती है? तंवर मानी जाती है। इनका प्रमुख नृत्य क्या है? बार है। बार दोस्तों क्या है? बार। कंवार से वार का हटा दो, बार बचेगा। तो इनका प्रमुख नृत्य क्या है? बार। और इनकी उपजाति क्या है? तंवर है। कंवर लोग फौज में कार्य करना अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। कंवार लोग सोचते हैं कि हम फौज में जाएंगे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये ऐसी परंपरा चली आ रही है, तो हम जरूर जाएंगे, ऐसा ये लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। झारखंड नहीं है, ये क्या है? झगराखंड। झगराखंड और बघरादेव इनके प्रमुख देवता हैं दोस्तों। जो झगराखंड है ये दुधारी तलवार और बघरादेव जो है जानवरों की रक्षा करने वाले देवता होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे झगराखंड और बघरादेव इनके प्रमुख देवता हैं। आगे देख लेते हैं हम खैरवार जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति? खैरवार जनजाति। खैरवार जनजाति मध्य प्रदेश में कत्था बनाने का मुख्य व्यवसाय खैरवार एवं कौंदर समुदाय करता है। मध्य प्रदेश में कत्था बनाने का मुख्य व्यवसाय किसके पास है? खैरवार जनजाति के पास है। कत्थे का निर्माण खैर की लकड़ी से किया जाता है। किससे किया जाता है? खैर की लकड़ी से किया जाता है। इनका विस्तार ग्वालियर, शिवपुरी, कैमूर पहाड़ी और सीधी शहडोल पर है। किसका? खैरवार जनजाति का। चलिए यहाँ तक हो गया। खैर से कत्था, खैरवार जनजाति। अगरिया जनजाति। अगरिया शब्द की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। किससे हुई है? अग्नि से हुई है। अगरिया जनजाति लौह अयस्क को पिघलाकर लोहे के शिल्प, कृषि उपकरण और औजार बनाने वाली जनजाति है। ठीक है, कृषि उपकरण और औजार बनाने वाली जनजाति है। लोहासुर इनके प्रमुख देवता हैं। लोहासुर, अगियासुर। लोहासुर को भी क्या कहते हैं? अगियासुर कहते हैं। इनके प्रमुख देवता हैं अगरिया के। चलिए अगरिया का वर्गीकरण देख लेते हैं हम। वर्गीकरण किस प्रकार से है? एक है पठरिया, खलहा, चौक और महाली। ये अगरिया का वर्गीकरण है। पठरिया, खलहा, चौक और महाली। इस जनजाति की लोगों का सकेंद्रण मध्य प्रदेश के बालाघाट, सीधी, शहडोल, मंडला और डिंडोरी जिलों में है। अगरिया जनजाति। द अगरिया पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? बैरियर एल्विन है। द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है? बैरियर एल्विन है। अब समाचार के पन्नों में क्या दिया हुआ था देख लेते हैं। डिंडोरी के अगरिया समुदाय के लौह शिल्प को प्राप्त हुआ भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग। ठीक है, डिंडोरी के अगरिया समुदाय के लौह शिल्प को प्राप्त हुआ भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग। ठीक है, डिंडोरी के अगरिया समुदाय को लौह शिल्प, जो डिंडोरी का अगरिया समुदाय है तो उसका जो लौह शिल्प है उसको भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्राप्त हो चुका दोस्तों। ये कब प्राप्त हुआ है? 2023 में प्राप्त हुआ है। आप याद रखेंगे क्योंकि जीआई टैग डायरेक्ट हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। विगत वर्षों में आयोग के इर्द गिर्द, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये है कि जनजातियों से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पीएससी किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रही है देखते हैं। महानायक टंट्या मामा आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं। जो टंट्या भील हैं वो किस जनजाति से संबंधित हैं? तो टंट्या जो है भील जनजाति से संबंधित हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भड़म नृत्य हमने जब पिछली जनजातियों में पढ़ा था तो भड़म, सैतम, ठीक है, तो ये नृत्य कौन से हैं? भारिया जनजाति के हैं। ये एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस 2020 का क्वेश्चन है और ये तो अभी 24 में ही आया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस जनजाति को आदर्श के साथ खुटिया पटेल कहा जाता है?
किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल कहा जाता है? ये सहरिया जनजाति को कहा जाता है। 2022 MPPSC क्वेश्चन है। बिरहा आदिवासी जनजाति की महिलाओं को लोकप्रिय लोकगीत है। बिरहा आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है तो गोंड है। ठीक है, बिरहा जो है लोकगीत किसका है? गोंड जनजाति का है। पद्मश्री से सम्मानित श्री अर्जुन सिंह धुर्वे किस जनजाति से संबंधित हैं? अर्जुन सिंह धुर्वे दोस्तों ये बैगा जनजाति से संबंधित हैं। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? ठीक है, रावण का वंशज कौन सी जनजाति मानती है? कोरकू जनजाति मानती है कि हम रावण के वंशज हैं। मध्य प्रदेश में किस जनजाति में मेघनाथ को आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है? मेघनाथ को आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है कोरकू जनजाति के द्वारा। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति का निवास स्थान क्या है? कोल जनजाति का निवास स्थान है दोस्तों रीवा। कौन सा है? रीवा। रीवा, सतना और सीधी, रीवा, सीधी, सतना, ये इनके, हाँ ये ऑप्शन के अनुसार दिया गया था। 3 जिले दिए गए थे तो निवास स्थान कौन सा है? तो ये एक ऑप्शन बनता है कि रीवा, सीधी, सतना। ठीक है, अगला है कि कोल जनजाति में स्नेही स्तंभ संबंधित है। स्नेही स्तंभ संबंधित है किससे है? जो कोल जनजाति है, कोल जनजाति में तैयार किया जाता है स्नेही स्तंभ। ये दाह संस्कार से संबंधित है दोस्तों। किससे? दाह संस्कार से संबंधित। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य। इन तथ्यों को पढ़े बिना आप गोवा नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऐसा ये परीक्षा धाम की बुक कहती है। चलिए अब इनको स्टार्ट करते हैं हम। पहला तथ्य है कोल जनजाति, बट कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि गोवा चलना है तो। कोल जनजाति क्षेत्र में अच्छे बुरे अवसरों पर खबर देने वाला न्योतिया कहलाता है। क्या कहलाता है? न्योतिया। ठीक है, इसको न्योता देने वाला भी कहते हैं। कोल जनजाति में संबंधित है न्योतिया। अगरिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्नि से हुई है। ठीक, अग्नि से। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। भिम्मा जनजाति काफ़ी कम जनसंख्या में राज्य के मंडला और डिंडोरी जिले में निवास करती है। जो भिम्मा, अभी ये 2024 का ये क्वेश्चन है और आयोग ने क्या कर दिया, खुद ही कंफ्यूज होकर डिलीट मार दिया क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे बनाए थे। तो भिम्मा जनजाति कहाँ निवास करती है? मंडला और डिंडोरी जिले में निवास करती है। धोकनी या भाथी जनजाति अगरिया को ही कहा जाता है। ठीक है, धोकनी जनजाति या भाथी जनजाति किसको कहा जाता है? अगरिया को ही कहा जाता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं, मंडला डिंडोरी जिले में बैगा जनजाति के 80 से ज़्यादा गांव हैं जिन्हें बैगाचक कहा जाता है ना। तो बैगाचक का अधिकांश क्षेत्र किस जिले में आता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो उसका आंसर हो जाएगा डिंडोरी होगा। ठीक है, क्या होगा? डिंडोरी होगा। और सम्मिलित रूप से मंडला डिंडोरी में 80 से ज़्यादा हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ सर्वाधिक पूछे तो वो डिंडोरी उसका आंसर होगा, है ना। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे क्योंकि ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए बना दिए जाते हैं। बैगा जनजाति में मुकद्दम गांव का मुखिया, बैगा जनजाति में गांव का मुखिया क्या होता है? मुकद्दम होता है। और जो दवार है वो गांव का पुरोहित कहलाता है। तो बैगा जनजाति में मुकद्दम कौन होता है? गांव का मुखिया होता है। और दवार होता है, क्या होता है? गांव का पुरोहित होता है। कोरकू जनजाति डोडवली, जिरोती और पाला त्योहारों को मनाती है। कोरकू जनजाति डोडवली, जिरोती और पाला त्योहारों को मनाती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। आगे देख लेते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजाति और 48 अनुसूचित जाति और 93 अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत शामिल हैं। ठीक है, एक बार फिर से ये फैक्ट पूरी ओवरऑल यूनिट 10 और 1 से लेकर यूनिट 10 के तहत ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। पॉलिटी वाले सेक्शन में आ सकता है, जनसंख्या वाले सेक्शन में आ सकता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 43 ST हैं, अनुसूचित जनजाति हैं। SC कितने हैं? SC बोले तो अनुसूचित जाति, ये 48 हैं। और OBC या अन्य पिछड़ा वर्ग कितने हैं? 93 या 93। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया, याद कर लिया।
चलिए आगे देखते हैं। गौंड जनजाति के घर में मेहमानों को बैठाने वाला कमरा, मेहमानों को बैठाने वाला कमरा क्या कहलाता है? पैठा बंगला। ठीक है, पैठा बंगला। गौंड जनजाति में मेहमानों को बैठाने का कमरा क्या कहलाता है? पैठा बंगला, है ना। कोल जनजाति के गांव के मुखिया को महतो या चौधरी कहते हैं। कोल जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? महतो या चौधरी कहा जाता है। कोल समुदाय आमने सामने घर बनाकर टोले में रहना पसंद करता है। जो कोल समुदाय है वो आमने सामने घर बनाता है कि एक के सामने दूसरा घर बन जाता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? कोल्हिन टोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्हिन टोला। मंझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। किसका प्रचलन है? जट गोदना का। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, गुदना कलाकार को गोधारिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोधारिन कहा जाता है। और गुदना प्रिय जनजाति कौन सी हैं? बैगा और गोंड है। बैगा और गोंड। ऐसा तो देखा जाए हर जनजातियाँ गुदना की शौकीन होती हैं और गुदना उनके पूरी शरीर पर होता ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन यदि सर्वाधिक प्रिय की बात किया जाए तो उनमें बैगा और गोंड का नाम हमें देखने को मिलता है। रंग प्रिय जनजाति की बात करें तो रंग प्रिय जनजाति भील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर्वाधिक रंग प्रिय जनजाति ये है, भील हो जाएगी। गहना प्रिय जनजाति, गहना प्रिय भी जनजाति भील है। तो रंग प्रिय और गहना प्रिय जनजाति हुई हमारी भील हुई। श्रृंगार प्रिय जनजाति ये है बंजारा, है ना। बंजारा जनजाति आपने देखा ही होगा। बंजारा पहले काफ़ी देखने को मिलते थे, आजकल ये विलुप्त हो चुके हैं ऐसा लगता है। ठीक है, कंघी आविष्कार का श्रेय बंजारा समुदाय को ही जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कंघी का निर्माण बंजारा समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए ये मतलब कुछ इस प्रकार से दोस्तों फ़ोटो आती है गोवा में, है ना, बिल्कुल लगा भी दिया है। ठीक है, बीच की फ़ोटो है ये। चलिए आगे देख लेते हैं, तथ्यों पर ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश में बंजारा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के अंतर्गत शामिल है। मध्य प्रदेश में जो बंजारा समुदाय है वो ओबीसी के अंतर्गत शामिल है। किसमें? ओबीसी के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, फिर यजुर्वेद में व्रत्य या घुमंतु जनजाति जो है, यजुर्वेद में घुमंतु जनजाति का वर्णन है। जैसे कुलाल जो है बर्तन ढालने वाली होती है, करमर लोहार होते हैं, मृगायु के रूप में वर्णन है। ठीक है, आप सीधा सीधा यहाँ देखेंगे कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में किन जनजातियों का वर्णन है? पहला है कुलाल, करमर, मृगायु आदि का इनका वर्णन है। ठीक है, कुलाल, करमर और मृगायु इनका वर्णन किसमें है? यजुर्वेद में है। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है कि क्रांति सूर्य या कांति सूर्य जननायक टंट्या भील स्मारक बड़ौदा अहीर जिला खंडवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? खंडवा के बड़ौदा अहीर में। चलिए यहाँ तक हुआ, अब इसको आगे देखते हैं। जनगढ़ सिंह श्याम अपनी कला के लिए कागज और कैनवास का इस्तेमाल करने वाले पहले गौंड चित्रकार हैं। जो जनगढ़ सिंह श्याम हैं ये अपनी कला के लिए कागज और कैनवास का इस्तेमाल करने वाले पहले गौंड चित्रकार माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के 21 जिलों के 89 विकास खंडों में पेशा का नियम लागू जनजातीय वर्ग को जल, जंगल और जमीन का अधिकार देता है। जल, जंगल और जमीन, ट्रिपल जे। ठीक है, जल, जंगल और ज़मीन का अधिकार कौन सा अधिनियम देता है? पेशा एक्ट देता है। ये 1996 का एक्ट है दोस्तों, आप सभी पढ़ा होगा। दिलीप सिंह भूरिया समिति के रिकमेंडेशन पर ये आया था। और ठीक है, आगे दिया होगा तो इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के 21 ज़िले हैं, 21 ज़िलों के 89 विकास खंड। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पन्ना जिले के कल्दा पठार में गौंड जनजाति की महिलाओं द्वारा ओएस्टर
ओएस्टर मशरूम की खेती की जाती है। इसके ढिंगरी भी कहा जाता है। मशरूम की खेती को क्या कहते हैं? ढिंगरी कहते हैं। और ये पन्ना जिले के कल्दा पठार में गोंड जनजाति द्वारा और गोंड जनजाति द्वारा की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, मशरूम की खेती की जाती है दोस्तों। गोंड चित्रकला में घने जंगल, वन्य प्राणी, पक्षी और जनजाति से जुड़े देवी देवताओं का जीवन झलकता है। ये देवी देवता कौन से? बड़ा देव है ना, बड़ा देव। अनूपपुर में आदिवासियों द्वारा निर्मित मुखौटे और वाद्ययंत्र देशभर में प्रसिद्ध हैं। अनूपपुर में क्या होता है? आदिवासियों के द्वारा क्या बनाया जा रहा है? मुखौटे बनाए जा रहे हैं और वाद्ययंत्र बनाए जा रहे हैं, जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और ये अनूपपुर में तैयार हो रहे हैं। बिंझवार विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। जो बिंझवार जनजाति है, इनका नाम भी विंध्य पर्वत के ऊपर पड़ा। और विंध्य पर्वत की देवी किसे कहा जाता है? विंध्यवासिनी देवी को कहा जाता है। तो ये उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब समस्त जनजातियों से संबंधित 70 से 75 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। ये चैप्टर पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये प्रश्न पुस्तिका है। और ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए, है ना। ऐसा ये बता रहे हैं क्योंकि हमको इसमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सत्य हो जाएगा कि भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बाकी सारे जो कथन हैं वो असत्य हैं, इनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भील जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? भील जनजाति के निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फाल्या। कर्नल टॉड ने भील जनजाति को क्या उपनाम दिया है? कर्नल टॉड ने भील जनजाति को वनपुत्र नाम दिया है। क्या दिया है? वनपुत्र नाम दिया है कर्नल टॉड ने। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी भील जनजाति की एक उपजाति है? भील जनजाति की उपजाति भेलाला, पटालिया, बरेला, ये तीनों दोस्तों भील जनजाति की उपजाति मानी जाती हैं। भील जनजाति में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को चेमाता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चेमाता। आगे देख लेते हैं। भील जनजाति की संस्कृति एवं जीवन पर आधारित पुस्तक। ठीक है, भील जनजाति की कौन सी? संस्कृति और जीवन पर आधारित एक बुक है जिसका नाम है रेसेस एंड कल्चरल ऑफ इंडिया। रेसेस एंड कल्चरल ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है डॉक्टर मजुमदार के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर मजुमदार के द्वारा। इनके कल्चर के बारे में लिखने में इनको मज़ा आ रहा था, तो इन्हें किसने लिखा? मजुमदार ने लिखा। फिर आगे देखते हैं। विश्व की सबसे ज़्यादा गहना प्रिय जनजाति कौन सी है? हमने थोड़ी ही देर पहले देखा कि गहना प्रिय जनजाति सर्वाधिक कौन सी है? भील जनजाति है। चलिए 7 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 8वां क्वेश्चन है कि भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? भीलों का गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? ये बलेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहा जाता है। मामा बलेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। भील जनजाति से प्रचलित या भील जनजाति में प्रचलित नंदना प्रिंट का संबंध मुख्यतः किस जिले से है? तो नंदना प्रिंट का संबंध किस जिले से है? नीमच जिले से है। ना से नंदना और ना से नीमच, है ना। ऐसा आप याद रख लेंगे। भीलों में प्रचलित दहेज पद्धति को समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाया जा रहा है? भीलों में प्रचलित दहेज पद्धति को समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो आप ये बिल्कुल याद रखेंगे, ये है साथीदार अभियान। ठीक है, साथीदार अभियान है ये दहेज पद्धति को समाप्त करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय कौन सा है?
भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय ये हो जाएगा कृषि। कृषि करती है भील जनजाति। गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? तो कोंड का अर्थ क्या है दोस्तों? कोंड का अर्थ यहाँ है पर्वत। गोंड जनजाति का मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का कितना भाग है? कितना भाग है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगभग 33%। 33% ये कुल एसटी का भाग रखती है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना दोस्तों। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में निवास करती है। ये पहला ही कथन असत्य है, ठीक है। बाकी सत्य कथनों को भी देख लेते हैं, क्योंकि सत्य ज़्यादा जरूरी है। गोंड अपने आप को कोयतुर मानती है, बिल्कुल सही बात है। अगरिया और प्रधान इनकी उपजाति है, ठीक है। गोंड समाज पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है, बिल्कुल सही है। गोंड जनजाति में अगरिया का मुख्य व्यवसाय क्या है? गोंड जनजाति में अगरिया का मुख्य व्यवसाय ये है लौह शिल्पकार, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आगे देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और ऑब्जेक्टिव मतलब इसके अंतर्गत जो ऑप्शन बनते हैं, तो यहाँ हम कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। ये तो गौंड जनजाति के बारे में बात हो रही, तो ये इजी पड़ जाएगा हमारे लिए। लेकिन जब छोटी छोटी जनजातियाँ जैसे बिंजवार, खेरवार, पनिका, ठीक है, और कंवार, उराव, ठीक है, कुछ इस प्रकार की जनजातियाँ पूछ लिया जाता है, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर इजीली हम बता देंगे कि सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोंड बाकी ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ भिंड दिख गया, ये नहीं होगा। फिर हमने नीमच देख लिया, नीमच में भी नहीं होगा। फिर हमने यहाँ ग्वालियर देख लिया, नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे हम ऑप्शनों को कट करते हैं। किस जनजाति में जन्म संस्कार के समय ध्रुव तारा दिखाने की परंपरा है? जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको ध्रुव तारा दिखाया जाता है। यदि आपने पिछली क्लास देखा तो इसमें इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से याद करवाया था, ठीक है। जो गौंड जनजाति है उसमें बच्चे को ध्रुव तारा दिखा दिया जाता है जैसे ही वो उसका जन्म हुआ, और बोलते हैं बच्चा ध्रुव तारा देखो, ठीक है। सियारी क्या है? ठीक है, सियारी क्या है दोस्तों? ये स्थानीय बोली है। कौन? सियारी, ठीक है। गोंड स्वयं को क्या कहते हैं? गोंड स्वयं को कहते हैं कोयतोर, ठीक है, कोयतोर गोंड स्वयं को कहते हैं। हिरनौती दिया किस जनजाति की विशेष परंपरा है? हिरनौती दिया किस जनजाति की विशेष परंपरा है? ये है अगरिया और गोंड की हिरनौती दिया विशेष जनजाति परंपरा है। कोरकू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? कोरकू जनजाति खंडवा और बैतूल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? खंडवा और बैतूल में जो है कोरकू जनजाति पाई जाती है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कोरकू जनजाति कौन सी उपजातियाँ नहीं हैं? कोरकू जनजाति की कौन सी उपजातियाँ नहीं हैं? इनमें से देख लेते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन तो वो तो नहीं दिया ना, देख लेते हैं। चलिए, हाँ, सिंगल है। मुझे लगा कूट में तो नहीं है इसका आंसर, क्योंकि एक दो ऑप्शन हो जाते हैं एक साथ। कोरकू जनजाति कौन सी उपजातियाँ नहीं है या उपजाति नहीं है कोरकू की? तो इसका आंसर हो जाएगा रैमैना। रैमैना कोरकू की उपजाति नहीं है। बाकी बावरिया, बंदोरिया और रूमा इसकी उपजातियाँ मानी जाती हैं। चलिए 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कोरकू जनजाति की पैतृक स्थान कौन सा है? जो कोरकू जनजाति है उसका पैतृक स्थान कौन सा है? ये है सांवलीगढ़ बैतूल, ठीक है, सांवलीगढ़ बैतूल। सांवलीगढ़ बैतूल, आप कुशलगढ़ और सांवलीगढ़ में कंफ्यूज नहीं होंगे। सांवलीगढ़ क्या है? कोरकू जनजाति का है। आगे देख लेते हैं। कोरकू जनजाति का मांडो या सिडोली कौन सा संस्कार है? कोरकू जनजाति में मनाया जाता है जो संस्कार है मांडो या सिडोली। यह एक मृत्यु संस्कार है दोस्तों। सिडोली या मांडो एक मृत्यु संस्कार है। फिर आगे देख लेते हैं। खेतों में कार्य करने वाला कोरकू क्या कहलाता है? खेतों में कार्य करने वाला कोरकू क्या कहलाता है? भाग्या कहलाता है। भाग्या, है ना, खेतों में काम करते करते भाग्या, तो ऐसे याद रखेंगे आप, भाग्या। खेतों में कार्य करने वाला कोरकू क्या कहलाता है? भाग्या।
कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ स्थित है? कोरकू का सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ है? ये है खालवा खंडवा में, खालवा खंडवा में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कोरकू के खेड़ा देव सामान्यतः संबंधित हैं। कोरकू के खेड़ा देव जो संबंधित हैं कृषि और पशुओं के देवता ये माने जाते हैं। ठीक है, अब ये है कि डोडवली जरोती पाला क्या है? डोडवली जरोती पाला किस जनजाति के त्यौहार हैं? ये कोरकू जनजाति के त्यौहार है दोस्तों, कोरकू के। ठीक है, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये कोल है ना। पहली भील है, दूसरी गोंड है और तीसरी कोल है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 30, कोल जनजाति के बारे में क्या सही है? क्या सही है तो देख लेते हैं क्या सही है। मुंडा समूह से संबंधित है ये, ठीक है, बिल्कुल है। इनका मूल स्थान रीवा रियासत का कुराली क्षेत्र है, ये भी सही बात है। इसका वर्णन रामायण और महाभारत में मिलता है कोल जनजाति का, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, कोल जनजाति का विस्तार किन जिलों में है? कोल जनजाति का विस्तार किन जिलों में है? ये रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो कोल जनजाति का विस्तार किन जिलों में है? रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। ठीक है, कोल जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? कोल जनजाति के गांव का मुखिया क्या है? महतो या गोटिया इसको कहा जाता है। निम्न तथ्यों पर ध्यान दीजिए, तथ्यों पर ध्यान दीजिए और सही कथन का चुनाव करना है, देख लेते हैं। ठीक है, कोल जनजाति में पंचायत प्रणाली होती है, कोल पंचायत प्रणाली होती है, बिल्कुल होती है। कोल जनजाति में गोत्र चिन्ह नहीं होते हैं दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, आप याद रखेंगे क्योंकि इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही हो रहा है। तो कोल जनजाति में गोत्र चिन्ह नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी सारी जनजातियों में पढ़ते हैं कि गोत्र चिन्ह होते हैं। कोल जनजाति किसकी खुद को संतान मानते हैं? ये सबरी की संतान मानते हैं खुद को, है ना। कोल जनजाति खुद को सबरी की संतान मानते हैं। ये हो गया, आगे देख लेते हैं। कोल जनजाति का नाम क्यों पड़ा? कोल जनजाति का नाम कोल क्यों पड़ा, देख लेते हैं। ये कोयला खदान में काम करने के कारण इसका कोल जनजाति नाम पड़ा है। कोल जनजाति में लुकोड़ा, पंचगोटवा और शुटुर्रा क्या है? कोल जनजाति में लुकोड़ा, पंचगोटवा और शुटुर्रा क्या कहलाता है? ये है बच्चों के खेल। क्या है? बच्चों के खेल हैं ये। लुकोड़ा, पंचगोटवा और शुटुर्रा कोल जनजाति संबंधित हैं और ये बच्चों के खेल हैं, है ना, बच्चे इनसे खेलते हैं। कोल जनजाति के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्न तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है, विचार करते हैं। ये मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है, ये मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। इसका मध्य प्रदेश के लगभग 7% हिस्सा है, 7% हिस्सा है, बहुत सही बात है, ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? स्वतंत्रता संग्राम में कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधो भगत और महतो भगत, है ना, ये दोनों के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कोल कौन सी जनजाति कत्था बनाने का काम करती है? ये इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, खैरवार जनजाति खैर वृक्ष से कत्था बनाने का काम करती है। लोहासुर किस जनजाति के देवता हैं? लोहासुर अगरिया जनजाति के देवता माने जाते हैं। हलवा जनजाति की उपस्थिति किस जिले में देखी जाती है? किस जिले में देखी जाती है? बालाघाट जिले में देखी जाती है हलवा जनजाति, है ना। हलवा बनाना बच्चों का खेल नहीं है, तो ये बालाघाट, बालक ऐसा याद रखेंगे। पनिका जनजाति की बात करते हैं। पनिका जनजाति के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पनिका जनजाति देखते हैं, ये शहडोल में पाई जाती है, ठीक है। ये कबीरपंथी होते हैं, बिल्कुल सही। कपड़े बुनने का काम करते हैं, ठीक है। इनके धर्मगुरु को मेती कहते हैं। ये चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी जनजाति अपने आप को
महाराणा प्रताप का वंशज कहती है? महाराणा प्रताप का वंशज कौन सी जनजाति कहती है? ये जनजाति है दोस्तों भिलाला। ठीक है, भिलाला। बैगा जनजाति का विकसित वर्ग कौन सा है? बैगा जनजाति का विकसित वर्ग है बिंजवार। ठीक है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौर नृत्य संबंधित है मुड़िया जनजाति से संबंधित है गौर नृत्य। ठीक है, मुड़िया जनजाति। उरांव जनजाति के युवा ग्रह या संगठन को क्या कहते हैं? उरांव जनजाति के युवा ग्रह या संगठन को क्या कहते हैं? ये है धूम कोरिया। क्या है? धूम कोरिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। गोंड जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता किस वर्ग की है? गोंड जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता किस वर्ग की है? ये है प्रधान की। प्रधान की है सर्वाधिक साक्षरता। गोंड जनजाति के अंतर्गत की बात हो रही। ठीक है, बाकी ओवरऑल जनजाति में हलवा जनजाति जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कौन सी जनजाति के लोग फौज में कार्य करना अपना परंपरागत कार्य समझते हैं? ये है कंवार जनजाति। कंवार जनजाति का कार्य है कि वो फौज में जरूर जाएंगे। ठीक है। उच्च भाग से पातालकोट का आकार किस प्रकार दिखाई देता है? जब आप पातालकोट में ऊपर साइड खड़े होंगे दोस्तों तो आपको पातालकोट का आकार किस प्रकार दिखेगा? ये घोड़े की नाल के जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है। जनगढ़ कलाम क्या है? जनगढ़ कलाम ये है गोंड चित्रकला है दोस्तों। जनगढ़ सिंह श्याम के द्वारा तैयार की गई ये जनगढ़ कलाम कला कहलाती है। आगे देख लेते हैं। बैगाओं की ग्रामीण व्यवस्था। बैगाओं की ग्रामीण व्यवस्था के आलोक में सही मिलान करें। बैगाओं की ग्रामीण व्यवस्था के आलोक में सही मिलान करें, ये देख लेते हैं। ये सही मिलान मुकद्दम गांव का मुखिया होता है। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। मुकद्दम गांव का मुखिया, दीवान मुकद्दम का सहायक, सम्रत गांव का पुरोहित, देवार सामूहिक कार्यों का राशन का प्रबंधक। ठीक है, ये चारों यहाँ इसमें सही हो जाएंगे, बिल्कुल मिले हुए हैं, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। रतौना क्या है? रतौना दोस्तों बैगा जनजाति का एक पर्व है। रतौना किसे कहा जाता है? बैगा जनजाति के पर्व को रतौना कहते हैं। किस पर्व पर बैगा जनजाति मधुमक्खियों की पूजा करती है? मधुमक्खियों की पूजा करती है रतौना पर्व पर। ठीक है, रतौना पर्व पर मधुमक्खियों की पूजा की जाती है, जो कि बैगा जनजाति का एक प्रमुख पर्व है। बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? बूढ़ादेव ये है बैगा जनजाति, है ना। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं बूढ़ादेव। MPPSC 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? इसका मतलब ये है कि इन किन्हीं तीन जिलों में होगा, एक में नहीं है, तो वो देख लेते हैं। ये रायसेन में नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी मंडला, शहडोल और बालाघाट इन जिलों में है। कहाँ है? मंडला, शहडोल, बालाघाट ये सभी जिले पास पास हैं, तो इनमें है। रायसेन थोड़ा दूर है, तो इधर नहीं है। तो आप इस प्रकार याद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बैगा जनजाति की उपजाति नहीं है? उपजाति नहीं है, बडोया नहीं है। बाकी बिंजवार, नरोतिया और काठमेना ये इसकी उपजाति है। 2021 का ये क्वेश्चन है MPPSC का। बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? सृष्टि के निर्माता कौन है दोस्तों? ये हैं ठाकुर देव। ठाकुर देव जो हैं सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं, बैगा जनजाति संबंधित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आप अभी वीडियो को स्किप करें, सब्सक्राइब करें और फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोगों की मदद होती है। चलिए, दी बैगा पुस्तक के लेखक कौन हैं? बैरियर एल्विन हैं। दी बैगा पुस्तक के लेखक बैरियर एल्विन माने जाते हैं। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? ये उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी मध्य क्षेत्र में निवास करती। ठीक है, सहरिया जनजाति का मूल स्थान क्या है? सहरिया जनजाति का मूल स्थान क्या है? और यदि वीडियो में कुछ कमी लग रही है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि और सुधार क्या करना चाहिए, तो मैं उसमें कुछ काम करूँगा कि क्या करना चाहिए।
शहरी जनजाति का मूल निवास स्थान क्या है? ये है शाहाबाद का जंगल कोटा। शहरी जनजाति का मूल निवास स्थान शाहाबाद का जंगल है। कौन सी जनजाति अपना पितृपुरुष वाल्मीकि को मानती है? वाल्मीकि को पितृपुरुष मानती है, ये शहरी जनजाति है जो वाल्मीकि को पितृपुरुष मानती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी उपजातियां शहरिया जनजाति से संबंधित नहीं हैं? कौन सी उपजातियां शहरिया जनजाति से संबंधित नहीं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोलाहस। बाकी सवर, सौर और शवर ये क्या है? उपजातियां हैं। शहरिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? शहरिया जनजाति के निवास स्थान को सहराना कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सहराना। ठीक है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जनजाति के कृषि देवता कौन हैं? ये कृषि देवता कौन हो जाएंगे दोस्तों? भीमसेन हो जाएंगे। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जनजाति के कृषि देवता कौन है? ये हैं भीमसेन। ठीक है। चलिए यहाँ हो गया, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में प्रमुखतः बसी हुई है? भारिया जनजाति कौन से जिलों में? ये छिंदवाड़ा जिले में प्रमुखतः बसी हुई है। ठीक है। आप सिर्फ छिंदवाड़ा याद रखेंगे, छिंदवाड़ा की तामिया तहसील में। ठीक है, प्रमुख रूप से इसके लगभग 8-10 गांव लगातार हैं। अब भारिया जनजाति पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा, वहाँ मैंने डिटेल में समझाया है। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में निवास करती है? भारिया जनजाति अभी हमने देखा कि ये छिंदवाड़ा ज़िले में निवास करती है। क्वेश्चन रिपीट है। क्यों रिपीट है? क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भड़म नृत्य संबंधित है भारिया जनजाति से संबंधित। भड़म और सैतम दो प्रमुख नृत्य हैं जो भारिया जनजाति से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पडो, भूमिया या भूमिहार किस जनजाति के प्रमुख उपजातियां हैं? पडो, भूमिया और भूमिहार ये संबंधित है दोस्तों भारिया जनजाति से। ठीक है, भारिया जनजाति से। अगला क्वेश्चन है, भारिया जनजाति के विषय में ढाना क्या है? ढाना क्या है? तो ढाना ये है निवास स्थान है। ठीक है, निवास स्थान है। ठीक है, तो ये हमारे जनजातियाँ चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हुआ दोस्तों। हमने ऑब्जेक्टिव भी बहुत शानदार तरीके से देख लिया है और बाकी ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो पूरी जनजातियाँ एक ही पीडीएफ में हैं, लगभग 23 पेजेस इसमें दिए हुए थे। और ठीक है, बाकी हम अगले चैप्टर से जो पिछड़ी जनजातियाँ, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजातियाँ दी हुई हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। और नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बाकी पिछले वीडियो में मैंने ये सभी जनजातियों को डिटेल से अध्ययन करवाया है। आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ नोटिफिकेशन और चैनल की मतलब वीडियो का लिंक और पीडीएफ दोनों आ जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरी जनजातियों की पीडीएफ ही थी। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।